पीछे की तरफ खींचता है। आपका इंजन थोड़ा सा फोर्स लगा के वो आगे की तरफ कर रहा है। ठीक है, आप हैं आपस में इंटर हैं। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। आज हम लोगों का रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ नहीं, फिजिक्स का हम लोग आज ये लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि हम फोर्स ही नहीं सिर्फ बल्कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। बिकॉज दोनों ही को रिलेटेड हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कुछ ना कुछ इनकी रिलेशनशिप है। और उस रिलेशनशिप को आज हम डिकोड करेंगे कि क्या है ये रिलेशनशिप। चलो, तो आज जो है हम लोग लेक्चर 2 में, और देखिए इतने कोई बड़े लेक्चर्स नहीं, कल का भी मतलब ठीक थी, लेकिन सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कल का अगर आपको समझ में आया होगा, जो कि आई होप आया होगा, इंटरेस्ट डेवलप किया होगा आपने, तो आज वाला भी आपको समझ में आएगा। आज वाला समझ में आएगा तो कल वाला समझ में आएगा, यानी कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और भाई सर्दी के क्या हाल चाल है आप लोगों के यहाँ है? ओके, स्टार्ट किया जाए फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अगर आपकी परमिशन है तो। क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे एक, व्हाट कॉजेज मोशन। कल क्या पढ़े थे? मोशन ही तो पढ़े थे। एंड मोशन इज व्हाट? मोशन इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये सॉरी, मोशन इज अ स्टेट। स्टेट होती है। स्टेट क्या होता है? स्टेट वही जो आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है, जो आर्टिकल नंबर 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, वही ना। तो पॉलिटी वाला स्टेट अभी आपको भूल जाना, बिकॉज पॉलिटी हमारी हो चुकी है खत्म। यहाँ हम फिजिक्स वाले स्टेट की बात करेंगे। फिजिक्स में 2 ही स्टेट होती हैं, पॉलिटी में सब कुछ स्टेट होता है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 2 स्टेट होती हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज़ या तो रुकी होगी या फिर वो चल रही होगी। आप या तो रुके होंगे या तो चल रहे होंगे। अब ये मत बोलना सर ऊपर वाला हिस्सा हमारा शरीर का रुका हुआ और नीचे हम पैर चला रहे हैं, तो तुम्हारे में तुमको 2 कंसीडर करेंगे। तुम्हारा अपर बॉडी पोर्शन वो रेस्ट में है और जो नीचे वाला है वो मोशन में है, यानी वो गति में है। और मोशन कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है और मोशन क्यों होता है। ये तो आपने पूछा ही नहीं मैंने आपसे, मोशन क्यों होता है। मोशन क्यों होता है कल आपने क्वेश्चन पूछा नहीं? पूछा, इसीलिए तो बस आज का लेक्चर है। तुम्हारी नादानगी की वजह से ही आज लेक्चर हो रहा है। अगर तुम कल पूछ लिए होते कि मोशन क्यों होता है, तो हम तुमको बता देते कि इन दोनों की वजह से होता है। इन दोनों की वजह से नहीं, ये फोर्स की वजह से होता है मोशन। ठीक है, मोशन इज कॉज ड्यू टू फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। तुमने कल ये क्वेश्चन पूछा नहीं तो पढ़ो, बल लगाओ थोड़ा सा। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। फोर्स जैसे मेरा ये हाथ है, तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा जो ऊपर बॉडी आराम से तुम्हारा थोबड़ा है उसको स्टेट ऑफ जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। ठीक, कोई चीज़ चल रही है उसको रेस्ट में ला सकता है। जब मैं रेस्ट में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब उसको रोक सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है वेग। ठीक, तो उसके वेलोसिटी को रोक सकता है। व्हेन आई से वेलोसिटी, दैट मींस उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पर डिपेंड, जो स्पीड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। ठीक है, तो अगर मान लो कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ मान लो बॉल चल के आ रही है, ठीक है, बॉल चल के आ रही है, आप उसको पैर से रोक लेते हो, आपने फोर्स लगाया कुछ, तब वो रुकी है। कोई चीज़ को स्पीड अप करना है, स्पीड करना है, ठीक है, तो फोर्स लगता है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड अप करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो आपका इंजन फोर्स लगा रहा है। स्पीड डाउन करनी है, आप ब्रेक्स लगाते हो, वो जो ब्रेक्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर स्पीड अप करना है, स्पीड डाउन करना है, मोशन से रेस्ट में लाना, रेस्ट से मोशन में ले जाना है, तो सारी चीज़ों में फोर्स लगता है। डायरेक्शन चेंज, क्योंकि फोर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के क्या क्या काम है। फोर्स रेस्ट से जो चीज़ रुकी है उसको मोशन में ला सकता है, मोशन वाली को रेस्ट में ला सकता है, चीज़ों की स्पीड बढ़ा सकता है, चीज़ों की स्पीड कम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से बॉल आ रही है, ठीक है, आपके पास, और आपने हल्का उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, बॉल यहाँ पे जाने लगी, तो आपने क्या किया? आपने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से बेचारी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, एंड द लास्ट थिंग इज चेंज दिस शेप और साइज। ठीक है, जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, है ना, जो हमारे मनोज वाजपेयी जी हैं, गाल दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? गाल दबा देते हैं, तो गाल का शेप और साइज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे बॉल है, तो बॉल को जैसे आप दबाएंगे तो उसका क्या होगा? शेप और साइज चेंज होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ, दैट इज कि अगर मैं सिर्फ, चलो ये तो अभी इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, इसको जब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस पर फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है, फिर से आएंगे इस पर। बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये कोई डब्बा रखा हुआ है, तो इस पर यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया। अभी मैंने फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, तो यूनिट वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स मैंने क्या किया, इसमें कुछ क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया। वैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अभी अगर याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में तो करनी पड़ेगी, मतलब न्यूटन। बाकी मैं इसको भी बताऊंगा क्या होता है न्यूटन और क्या सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ये मैं सिर्फ इसलिए भी बता दिया ताकि आपको मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा ज्ञान हो। अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन, मतलब फिर क्या लिखूँ यहाँ पे, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो रुकी हुई है चलना स्टार्ट कर देगी, इधर भागने लगेगी इधर को, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, मैं ऑपोजिट साइड से 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा दूँ, क्या होगा? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया।
तो चीज़ रुक जाएगी। दूसरा केस लेता हूँ यहाँ पे मैं। दूसरा केस ये है कि यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, तो चीज़ यहाँ पे चलने लगेगी। अगर मैं 20 न्यूटन का ही लगा दूँ तो चीज़ रुक जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 20 उस 20 को बैलेंस कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 30 न्यूटन का लगा दूँ तो चीज़ इधर को चलने लगेगी। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन मैंने नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स कैसे निकलता है? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स निकाल लिया तो 10 न्यूटन आ गया। किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला फोर्स लगाया गया है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ये दूसरा मतलब तीसरा इसमें अगर केस लूँ, यहाँ पे मैंने 30 न्यूटन लगा के 10 न्यूटन लगाऊं तो भी उसके स्पीड में चेंज आएगा। मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड डाउन होगी। फोर्स अगर मैंने लगाया तो इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा, सिंपल है। लेकिन कितना फोर्स लगाया है वो डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो 10 न्यूटन का अगर मैंने लगाया है तो सिर्फ स्पीड ही कम होगी, डायरेक्शन वही सेम डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ऐसा टाइप ऑफ फोर्स जहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स, और फोर्स को बोलते हैं बल हिंदी में, और बैलेंस्ड फोर्स को बोलेंगे संतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स को बोलेंगे संतुलित बल। और ऐसा फोर्स जहां पे जो नेट फोर्स है, ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेज जो सिस्टम में लग रहे हैं। अब यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको कि ये 2 फोर्सेज लग रहे हैं, हो सकता है 4-5 इधर से उधर से सबसे जगह से लग रहा है। अगर वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यानी 0 हो रहा है नेट फोर्स, उस केस में उसको फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल। लेकिन अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नेट में कुछ भी निकल के आ रहा है, कुछ भी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड या फिर असंतुलित बल। अब इसको तुम ये मत सोच लेना कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो हमेशा चीज को रोक देता है। बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स का मतलब है कि चीज रुकी हुई है ना, नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं ऐसा। कोई चीज, रुको जरा मैं तुम्हें एग्जांपल ऐसे देता हूं। मान लो कि कोई चीज ऐसे चल रही है, ठीक है, कोई चीज चल रही है। बैलेंस फोर्स का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है, नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन 0 होता है, त्वरण 0 होता है। कल पढ़ाए थे जो कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताओ, अभी तुम नहीं समझोगे शायद, ठीक है। मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो मेरी बाइक है मैं नहीं, तुम हो ये, ठीक है, तो ये तुम्हारी बाइक है, तो तुम बाइक चला रहे हो ठीक है तो तुम अगर बाइक चला रहे हो तो कई बार तुमने देखा होगा कि बाइक जो है कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहती है, यानी कि एक्सीलरेशन 0 होता है। एक्सीलरेशन 0 का मतलब पता है क्या होता है? यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मान लो, ये मान क्या लो, ये हमेशा होता है कि जब बाइक साइकिल कुछ भी चलाते हो, खुद चलते हो, तो एक बल लगता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, पीछे की तरफ लगता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से पीछे की तरफ, नहीं तो आप चल ही ना पाओ। अगर फ्रिक्शन 0 होगा ना तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उस चीज़ों को पीछे की तरफ खींचता है। आपका इंजन थोड़ा सा फोर्स लगा के आगे की तरफ कर रहा है, ठीक है, आपने एक ही उसमें पॉइंट में मीटर मतलब एक ही स्पीड पे आपने एक्सेलरेट कर रखा है उसको, ठीक है, उसी पे कर मतलब अपने जरा से स्पीड वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है। तो क्या हो क्या रहा है, इस साइड से जो आपका इंजन फोर्स लगा रहा है वो पूरी तरह से इसको बैलेंस किए दे रहा है। मतलब है कि एक्सेलरेट नहीं कर रही, चल रही है, वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुरंत तब आता है जब चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन 0, अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0, बैलेंस में एक्सेलरेशन 0। जो आपका अनबैलेंस होता है उसमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। इज दैट क्लियर? एंड क्योंकि भाई इसमें तो ये किसी तरह का फोर्स ही नहीं है, भले मैंने टाइप ऑफ फोर्स लिख दिया है, लेकिन बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स कोई फोर्स के टाइप नहीं होते हैं। तो लिखा क्यों? हेडिंग नहीं मिल रही थी ना, इसलिए लिखा, ठीक है। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स 0 है उसको क्या कौन सा फोर्स हम बोल सकते हैं, तो एक्चुअल में रियल टर्म्स में फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है कोई। लेकिन बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जरूर टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये जरूर आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को बोलते हैं संपर्क बल, कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं? गैर संपर्क बल बोलते हैं, ठीक है, गैर संपर्क बल। मैंने तुम्हें झापड़ मारा, तो मेरे हाथ और तुम्हारे गाल के बीच में संपर्क हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कई सारे ऐसे बल होते हैं जो बिना संपर्क के ही लगते हैं, है कि नहीं, कि मतलब तड़पे जा रहे हैं अंदर से, क्यों, जबकि कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों ऐसा होता है? ये इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। क्यों होता है उस पर नहीं जाएंगे, बट इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। किसी और आप उसमें मत जाइए, ठीक है, ख्यालों की दुनिया में, फिजिक्स में ही रहिए। फिजिक्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल। ये भाई साहब या फिर मैडम जी जो है, मैडम जी चल रही हैं, फिर हम लोग जो बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारा जूता रनिंग कर रहे हैं तो रोड मतलब जो सड़क है उसके साथ, हमारे टायर्स सड़क के साथ कॉन्टैक्ट में है, जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको बोलते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो, बिकॉज दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है तभी वो फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कॉन्टैक्ट के ही लग जाए। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स भी स्प्रिंग के लिए इसके साथ कॉन्टैक्ट चाहिए। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर के लिए भी कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, जिम में जॉब करते हैं। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि गैर संपर्क या फिर असंपर्क बल। मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट है, बोलते हैं ना तुम चुंबक के जैसी हो अट्रैक्ट। चुंबक क्या, क्यों हम ऐसा बोलते हैं, मतलब सही बोलते हैं, क्योंकि जैसे चुंबक और जो मतलब आप सही एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि जिस तरह जो चुंबक होता है और जो लोहा होता है, फिर चुंबक और चुंबक के बीच में गैर संपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, और वो बिना संपर्क में आए हुए लग रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। भाई ये जो यहाँ पे सेव लगा हुआ था क्यों नीचे गिर गया? बिकॉज एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको अट्रैक्ट किया, जो कि उसके कॉन्टैक्ट में बिना आए उसने अट्रैक्ट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आपने देखा होगी, जैसे मतलब ये तो होता है जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे को आप क्या करो, अपने हेयर्स में खूब जोर कर रब करो और यहाँ पे पीसेज ऑफ डाल दो, जो आपके पेपर के पीसेज डाल दो, वो चिपक जाएंगे,
जैसे आपका बलून लो, उसको खूब जो से अपने, ये पता है ना सभी को, ये तो किया ही होगा स्कूल डेज में एक्सपेरिमेंट, या फिर मतलब जो कॉम होती है, कंघी होती है, उसमें भी आपके वो चिपक जाते हैं दूर से। क्यों? क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट में यहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है। वो तो बाद में चिपकते हैं, तो उसको कॉन्टैक्ट में मत डील करने लगें, चिपक तो जाते हैं वो नहीं, क्योंकि मतलब पहले इनिशियली कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन, बाद में तो सारी चीज़ें चिपकती हैं, लेकिन पहले नॉन, बिना कॉन्टैक्ट के होती हैं सारी चीज़ें, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या है? गति के नियम इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ तक सभी कुछ चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक सभी कुछ चीज़ें क्लियर? अच्छा हीटर बंद करते हैं, एक सेकंड को। अभी वॉइस प्रॉपर हो गई, आई थिंक, है ना। अच्छा, बच्चों को बोलते थे जादू है, अच्छा अच्छा। चलो, तो एग्जांपल्स तो मैं दे ही रहा हूँ, बाकी आपके समझने के ऊपर आप कुछ भी समझो, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन जी ने दिए थे, आइजैक न्यूटन। एक्चुअली में दो लोग हुए, एक तो गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है, गैलीलियो जी हुए, और एक न्यूटन जी हुए। गैलीलियो को उतना ज़्यादा हमें मतलब तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है ये भी, लेकिन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमें फोकस करने की जरूरत है न्यूटन जी पे। जो न्यूटन जी ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे, उनको पढ़ना। सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि, एग्जाम्पल ये है, पता है एग्जाम्पल इसका मैं ये है कुछ, कि दुनिया में हर चीज़ की कोई जिद होती है, कोई अकड़ होती है, ठीक है, या आलस होता है। इसको आलस से रिलेट करना है। जैसे कि सर्दियों का समय है, सुबह उठने का मन करता है। कौन है यहाँ पे जो इसका सुबह उठने का मन करता है? अगर कोई है, क्लास से बाहर निकल जाए तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो सबको, जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, रजाई डाल के एकदम कायदे से सो रहे हैं, सुबह उठने का मन करता है? नहीं करता है, ठीक, नहीं करता है ना। क्यों? वो एक जिद है, वो एक आलस है। आलस है मतलब कि आप अपनी करंट स्टेट को, वो करंट स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। करंट स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करना चाहते हैं। करंट स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि करंट स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करना चाहते हैं। कोई भी अगर आप उसको बोलेगा उठो, नहीं उठना चाहेंगे, आप उस चीज को रेजिस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व हिंदी में, ठीक है, जड़त्व, इनर्शिया। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया आराम करने का, इनर्शिया कुछ कर दिखाने का, इनर्शिया दिशा से मिलने का, मतलब डायरेक्शन से मिलने का एक तरह से। मतलब अगर आप रुके हुए हैं तो रुके ही रहना चाहते हैं, ये बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई चीज़ रुकी है, कोई ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ा, चला दो उसको जाके, नहीं चला पाओगे। क्यों? इनर्शिया बहुत जोर का है उसका। लेकिन साइकिल खड़ी है, उसको चला दोगे धक्का मार के। क्यों? इनर्शिया कम है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, आप क्या बोलोगे? क्योंकि भारी कम है साइकिल, ट्रक बहुत भारी है। यानी इनर्शिया जो है किसी भारी चीज़ पर डिपेंड करो। भारी भारी को बोलते हैं फिजिक्स में मास, द्रव्यमान। साउथ की मूवीज वाला मास नहीं है ये, द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि मास ऑफ साइकिल वॉज लेस देन द मास ऑफ द ट्रक। तो साइकिल का इनर्शिया कम होगा और ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी द्रव्यमान। बोल सकता हूं कि नहीं? कोई चीज़ अगर चल रही है, ट्रक चल रहा है और साइकिल चल रही है, किसको किसको रोक लोगे बताओ? साइकिल को। ट्रक को रोकोगे तो फिर रुक ही जाओगे। डायरेक्शन, ये इनर्शिया डायरेक्शन क्या है? कोई अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा, अनटिल एंड अनलेस की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, बाहरी बल अप्लाई किया जाए तो ही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं क्या? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो उसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले, और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, दैट इज कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, रिमेन्स एट रेस्ट। और इफ इन मोशन, remains in motion remains in motion at a constant velocity unless an external force is applied on it, and unless an external force is applied on it। यानी कि जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ट्रक जा रहा है तो उसको रोकना है तो कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि बाहरी बल के बिना तो रुक जाता है, ब्रेक लगा के। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाते ही उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक्स का फोर्स लगा, इसलिए वो रुका, ठीक है। फोर्स बहुत ज़्यादा था जो आप अपने हाथों से नहीं लगा सकते हैं। तो अगर रोकना है तो एक बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी जो करंट स्टेट है, ये ट्रक रुका हुआ है या चल रहा है, तो दोनों केस में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। बस यही है क्या हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। इसी पे हमारे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड हैं। जैसे कि हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे कि कोई बस में बैठे हुए हैं, फिर कार में बैठे हुए हैं, एकदम से अगर ब्रेक्स लगते हैं, एकदम से, चलो ये मतलब आपको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में और समझाता हूँ। ये मैंने आपको, ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई कि हर कोई अपना इनर्शिया को रेजिस्ट करना चाहता है। सब में आलस भरा हुआ है। तुमको लग रहा होगा हम तुमको पॉइंट आउट कर रहे हैं सिर्फ ना, हर चीज़ में दुनिया की आलस भरा हुआ है। जैसे कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, पेड़ में लगे हुए पत्तियां और फल, ठीक है। पेड़ में क्या लगे हुए? पत्तियां और फल। अब पेड़ को आपने हिलाया, ठीक है, पेड़ को, तो जब आपने इसको हिलाया पेड़ को, तो क्या हुआ? पूरा पेड़ है वो मोशन में आ जाएगा।
वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन एक तरह से जो पत्तियां हैं या जो फल हैं वो अलग से अटैच्ड हैं उसमें, ठीक है, शाखा में, ठीक है, तो वो मोशन में नहीं आएंगे। वो बोलेंगे हम मोशन में नहीं आएंगे, हम रेजिस्ट करेंगे अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को। तुम पे फोर्स लगा, तुम हिलो, हम क्यों हिले, ठीक है। तो इसलिए जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो ये जो पत्तियां और जो फल हैं वो क्या करेंगे, गिर जाते हैं। पत्तियां झड़ती हैं कि नहीं जब आप पेड़ को हिलाते हो तो, ठीक है, और फल भी झड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से जो पत्तियां और फल हैं उन्होंने अपने स्टेट को, करंट स्टेट को रेजिस्ट किया, ठीक है। सिमिलरली आप जब गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, आप जब गाड़ी में बैठे हुए हो तो आपकी जो पूरी गाड़ी चल रही है, जब पूरी गाड़ी चल रही है तो आपके पैर भी चल रहे हैं, आपका ये भी चल रहा है, आपका सिर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एकदम से जब ब्रेक लगेंगे, जब एकदम से ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा, आपका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि पैर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है व्हीकल के साथ, वो तो रुक जाएंगे लेकिन ये चलता रहेगा, इसलिए आप आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। एंड दी वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा, गाड़ी रुकी हुई है तो आप भी रुके हुए हैं, आपका पूरा बॉडी रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलेगी आपके पैर उसके साथ चल देंगे, लेकिन जो ऊपर का आपका बॉडी पोर्शन है वो वहीं का रुका रहेगा, नहीं आप पीछे की तरफ लीन हो जाएंगे। जब गाड़ी साइड टर्न लेती है तो भी ये होता है कि आप इधर को लीन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पैर कांटेक्ट में थे, उसके पैर तो इधर मुड़ गया, लेकिन वो तो ऐसे ही जाना चाह रहा था ना, तो इसलिए आप इधर को लीन कर गए, आपका जो अपर बॉडी पोर्शन है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, या फिर जो जैसे कि वो मैट है, ठीक है, मैट में बहुत ज़्यादा धूल जम गई अगर मान लो तो इसमें डंडे मारो धूल निकल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो धूल के कण ऐसे लगे हुए हैं वो भी रुके हुए हैं, मैट भी रुकी हुई है, आपने उसको डंडे से मारा जोर से, किसको, मैट को, तो मैट उधर चल दी और जो ये धूल के कण थे वहीं के वहीं रुके हुए बेचारे गिर जाएंगे, उनको पता ही नहीं, तो सो रहे थे अभी तक, ठीक है। या फिर जैसे कि टम्बलर लो, यानी कि कोई ग्लास ले लो, इसमें कार्ड रखो, इसमें कॉइन रखो, सड़क से यानी कि बहुत जोर का फोर्स लगा के इसको निकालो, क्या होगा, कॉइन गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन तो सो रहा था, वो गिर गया बेचारा। जैसे कि आपने लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कभी जैसे ऑपरेशन है, फिर ब्लड वगैरह चढ़ा होगा तो स्ट्रिप लगती है ना, ठीक है, स्ट्रिप, तो स्ट्रिप जो है नर्स एकदम तुरंत खड़ाक से निकालती है, धीरे धीरे निकालेगी तो आपको आ की आवाज़ें निकलेंगी आपकी। क्यों? क्योंकि स्किन पील ऑफ होगी और जो बाल होते हैं वो आपके पील ऑफ होंगे, ठीक है। लेकिन एकदम से निकालने से क्या होता है कि वो जो सो रहे हैं वो सोते रहेंगे अपना और आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कोई भी चीज़ जो चल रही है वो चलती रहेगी, रुकी रहेगी जब तक इसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से जैसे हम पेड़ हिलाते हैं तो चीज़ें गिरती हैं, ठीक है, और भी बाकी एग्जांपल्स हमने देखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। अभी न्यूटन ने 3 दिए थे, पहला हो गया क्या, लॉज ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं अभी। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लाना चाहूँगा आपको, बोला था ना इस पर फिर से आएंगे। तो एक चीज़ मुझे बताइए, इन सारे केसेस में फोर्स अप्लाई हो रहा था, मैंने बोला था ये चीज़ें होंगी अगर फोर्स अप्लाई होगा तो, ठीक, फोर्स अप्लाई होगा तो ये चीज़ें होंगी। लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। इन सारे केसेस में क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, क्या वेग में अंतर हो रहा, चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। स्पीड डाउन हो रही है, कोई पहले कुछ और वेलोसिटी थी अब कुछ और है, कितने टाइम में आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन तुमने, मतलब तुमने जो रिटार्डेशन है कितनी जल्दी हुआ, मतलब कितनी जल्दी कितना देर से हुआ। स्पीड अब तुमने बहुत तेजी के साथ कर दिया, मतलब यानी कि बहुत कम टाइम में तुमने इस वेलोसिटी को चढ़ा दिया। यही तो देखे थे v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता था एक्सेलरेशन, यही तो होता था त्वरण, जिसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और इसमें कैसे हो रहा है, इसमें कैसे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया और कल भी बताया था कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे, दैट इज मैग्नीट्यूड पे, एंड दूसरी चीज इज डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, यानी कि फोर्स इज प्रोड्यूसिंग दी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। एक साइकिल है, ठीक, ये एक साइकिल है मान लो, ठीक है, और ये एक बाइक है, ठीक है, ये एक बाइक है, ये मान लो एक बाइक है, ये साइकिल है और ये बाइक है, ठीक है। मैं तुमसे बोलता हूं कि दोनों में धक्का दो, दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, तुम स्टेट ऑफ रेस्ट इसको स्टेट ऑफ मोशन में लाना चाहते हो, धक्का दो, किसमें ज्यादा लगेगा? पहले केस में दोनों को सेम वेलोसिटी पे चलाना है, दोनों को सेम वेलोसिटी देना है, इसको भी 3 मीटर पर सेकंड देना है और इसको भी 3 मीटर पर सेकंड देना है, दो जल्दी से, ठीक है। किसमें ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले केस में कि दूसरे केस में? बताइए जरा कमेंट में, किस केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा? ये जो पहला केस है या दूसरा केस है? तो आपका उत्तर होगा सर दूसरे केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे कि इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसके वेलोसिटी देने के लिए इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि, और चलो मैं ढेर सारे आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मैं आपसे बोलता हूं कि एक ट्रक है, ठीक है, ये एक कुछ सर्टेन वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एक ट्रक है, और ये एक है, मान लेते हैं कि बाइक है, ये एक बाइक है, ठीक है, ये बाइक है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। मैं बोलता हूं कि तुमको मैं 2 ऑप्शन देता हूं बेटा, ठीक है, तुमको मैं 2 ऑप्शन देता हूं, एक तो ये है और दूसरा ये, तुमको किसी एक के सामने आना है, किसके सामने आना पसंद करोगे? तुम बोलोगे सर ऐसी चॉइस, मैं तो आप पे फिदा हो गया। और मैंने बोला हाँ, तुमने फिर बोलोगे कि सर क्या कोई और ऑप्शन है, मतलब क्या मैं ना उसके सामने? मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया है, इसलिए तुमको एक के सामने तो आना पड़ेगा, तुमको एक तो चूज करना ही है, क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया इसलिए। तो तुमने क्या बोलोगे, तुम बताओ क्या चूज करोगे, ए कि बी? बताओ कमेंट में। तो अगर थोड़े से समझदार होगे तो बी चूज करोगे, क्योंकि इसमें बचने के चांसेस हैं, इसमें तो कोई चांस ही नहीं बचने का। क्यों? वेलोसिटी तो सेम है ना, इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है, मास कम है, ठीक। अच्छा मैं बोलता हूं, अब तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि एक रुको जरा, रुको, वेलोसिटी से मैं, चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ये एक बुलेट है, ये भी एक बुलेट है कि नहीं? तो मैंने बोला कि ये जो बुलेट है इसको मैं मान लेता हूं कि 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकूंगा,
मैं बुलेट को 3 मीटर पर सेकंड अपने हाथ से फेंकूंगा, अपने हाथ से। ये इसमें क्या है, इसमें पूरा पिस्टल लगा के एकदम फायर करूंगा इसमें, ठीक है, पिस्टल लगा एकदम फायर करूंगा, ठीक है। और मान लो कि ये मैंने किया, ये तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से और ये 10 मीटर पर सेकंड से, ये मैंने हाथ से फेंक के मारा है, ये मैंने पिस्टल से। अगेन तुमने दोबारा रिवाइज नहीं किया ना, मैं चीज़ों को एक बार बस वो करता हूँ कि तुमने ठीक है रिवीजन पहली बार नहीं किया, मान लिया तुमने दोबारा नहीं किया, ये सजा, और तिबारा नहीं किया तो ये वाली सजा। अब बताओ किसके सामने आना पसंद करोगे, ए के सामने आना या फिर बी के सामने आना, ठीक है। और हम तुमको ऑप्शन इसलिए देते हैं ताकि तुम में से तुम्हारी ये टेस्ट कर सकें कि तुम्हारी फिजिक्स कैसी है, ठीक है। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक होगी तो तुम रहने के लायक ही नहीं एकदम, तो तुम क्या बोलोगे कि सर हम ए को पिकअप करेंगे, क्यों, मास तो सेम है ना। पिछले केस में तो ठीक है मास इसमें ज्यादा था ट्रक का, इसलिए तुमने उसको ना पिकअप करके बाइक वाला केस पिकअप कर लिया कि भाई इसका मास कम तो ज्यादा हर्ट नहीं होगी। यहाँ पे तो मास सेम है, बिल्कुल सेम है, बुलेट दोनों सेम है। क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी कम, इसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, संवेग बोलते हैं इसको। वैसे तो मोमेंटम कई तरह का होता है, लीनियर मोमेंटम और ये बहुत तरह का होता है, लेकिन हमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है या फिर इन शॉर्ट मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, यानी कि संवेग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिफाई करती है मोशन को क्वांटिफाई करती है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये एक तरह से फोर्स को क्वांटिफाई करता है ये, ठीक है। तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कुछ लोग क्वेश्चन आने लगेंगे क्योंकि एक पीटर करके थे, उन्होंने मोमेंटम की खोज करी थी, आप ऐसे बोल सकते हो, डिफाइन किया था, तो पीटर, ठीक। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बुलेट के केस में मास कम था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। बुलेट के केस में मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। ट्रक के केस में ये बोल सकता हूं, है कि नहीं। ये बुलेट वाला केस है जहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ये वाला केस है ट्रक वाला जहां पे वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज्यादा है। दोनों चीजों का प्रोडक्ट ही है मोमेंटम, ठीक, क्लियर। फोर्स यानी कि क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन कितना है एक्सेलरेशन, कितना तेज है, कितना ज्यादा एक्सेलरेट किया, तो उसके लिए टाइम वाला फैक्टर आ गया था, अपॉन टाइम कर दिए थे। यानी कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, खत्म। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे, कोई चीज है, पहले उसका मास तो सेम रहेगा, कोई चीज है, ठीक है, मास m से मूव कर रही थी, मतलब वेलोसिटी v u से मूव कर रही थी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, हमने फोर्स लगाया, चेंज हो गया, उसका वेलोसिटी v हो गया। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं उसका वेलोसिटी u से v हो गया, तो उसका मोमेंटम mu से mv हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, संवेग में बदलाव क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होगा, टाइम का फैक्टर ऐड कर दीजिए नीचे डिनोमिनेटर में, m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये क्या है, ये यही तो है एक्सेलरेशन, पहचानो। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पीछे बताया था फोर्स होता है, यानी इसको फोर्स लिख सकता हूं मैं, हाँ। और ये मास, और ये क्या है a, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, खत्म। और बल की अब इकाई क्या हो जाएगी, मास की क्या होती है, द्रव्यमान की kg होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हो गई फोर्स की यूनिट। अब क्योंकि फोर्स को एक तरह से न्यूटन जी ने खोजा था, इसलिए उनको थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की जो एसआई यूनिट है उसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गई। किसी का कोई डाउट यहां तक, सबको समझ में आ गई चीज़ें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, जो कि इनर्शिया से डायरेक्टली रिलेटेड था, यानी कि जड़त्व का नियम था वो पहला लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है कि मोमेंटम कितना उससे चेंज होगा। और मोमेंटम की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, मास की अगर मैं बात करूं तो मास की केजी होती है, वेलोसिटी की वही जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बता दीजिए कि मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी या फिर वेक्टर यानी कि सदिश राशि होगी, बस ये बता दीजिए। क्या आंसर होगा, क्लियर है, ओके। तो ये क्या होगा, क्योंकि मास अगर मैं द्रव्यमान बात करूं तो मैं ये बोलता हूं क्या, द्रव्यमान इस डायरेक्शन में, द्रव्यमान उस डायरेक्शन में, कि भाई ट्रक का मास जो है 40 किलो है नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन साउथ डायरेक्शन में नापोगे तो 20 किलो आएगा, ऐसा तो है नहीं। वैसे ट्रक का मास 40-20 तो नहीं होगा, लेकिन मास जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। दैट इज वाई मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलोसिटी कल पढ़ा था हम लोगों ने, मास तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वेलोसिटी कल पढ़ा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है।
ये याद नहीं भी कर पा रहे, वैसे तो याद होनी चाहिए, बिकॉज इतना हम लोग डायरेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप क्लास ले रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें रटनी ना पड़े, काफ़ी चीज़ें आप समझ लें। तो वी से वेक्टर ना याद करके आप ये चीज़ याद रखें कि हाँ वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, स्पीड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। तो स्पीड तो स्केलर होगी लेकिन वेलोसिटी वेक्टर होगी, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो मैंने कल भी बोला था अगर वेलोसिटी मतलब इस फॉर्मूले में आ रहा है और वो कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो क्वांटिटी भी वेक्टर बन जाएगी, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि सदिश राशि होगी। क्लियर? उसी तरह क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है, सदिश है, इसलिए जो फोर्स होगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, यानी कि सदिश राशि ही होगी। अब यहाँ पे दोनों लॉज ऑफ मोशन हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसे तो कैसे हम तुम्हें जाने देंगे? क्वेश्चन लगाओ पहले तो। एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, मास वैसे मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल नहीं मैंने देखे हैं अभी एसएससी के एग्जाम में, लेकिन हैविंग कंसिडर्ड कि कोई बहुत तोप मतलब लप्पू सा न्यूमेरिकल है, झिंगुर सा है, क्या है इस न्यूमेरिकल में, तो फिर क्यों ना कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हम कर लें। ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसी बहाने मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए 5 किलो के भार पे एक्ट कर रहा है फोर्स। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। कोई चीज थी 3 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, फोर्स लगा पीछे से, भागो और तेजी से, तो 7 मीटर पर सेकंड से जाने लगी, है ना। जैसे कि 12th फेल मूवी में कि मतलब तुम एक बार हाँ बोल दो तो सारी दुनिया पलट देंगे, यानी कि हम अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेंगे अगर तुम अपना फोर्स लगा दो तो, समझ रहे हो। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द, ये कंपोनेंट को तुम अलग रखो, इसको अलग रखो, अब इसको मत कैलकुलेट करो, पहले ये कैलकुलेट करो कि मैग्नीट्यूड कितना फोर्स अप्लाई किया जिसने इसका ये चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ वेलोसिटी। बिकॉज अगर आप टाइम नहीं कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो मास कितना है? 5 kg है। ठीक है, वेलोसिटीज कितनी दी हुई हैं? फाइनल है 7 मीटर पर सेकंड, इनिशियल है 3 मीटर पर सेकंड, तो 7 - 3, कितने टाइम लगा आपको ये वेलोसिटी अचीव करने में? 2 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पे 5 × 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना फोर्स लगा? 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि अगर यही फोर्स हम 5 सेकंड तक लगाते रहे, अभी तो हमने पहले केस में इसको 2 सेकंड लगाया था तो इसकी वेलोसिटी 3 से 7 हो गई, लेकिन हम 5 सेकंड के लिए लगाएं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, वही होगा जो होना होगा। क्या होगा फिर? तो यही होगा, इस वही सेम फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। बोल रहा है कि अगर आप इसी फोर्स को, किसी फोर्स को जो अभी आपने कैलकुलेट किया, कौन सा? 10 न्यूटन, तो अगर आप इसी फोर्स को उसी सेम बॉडी पे जिसका मास 5 किलो है लगाते रहें तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल कितना है सर? 3 था, इनिशियल 3 था, तो फाइनल कितना होगा ये पूछा है। कितने टाइम तक आपको फोर्स लगाना है? देखिए सर 5 सेकंड तक फोर्स लगाना है आपको, रुकना नहीं है, लगाते चले जाना है। ठीक है, हमारी हिंदी की मैडम थी, मैंने बताया भी होगा तुम्हें, ठीक है, यही बोलती थी, अभी अगर उठ गए ना तो लगाते चले जाएंगे, उठे और लगाते चले गए। ठीक है, लेकिन मैम थी बड़ी अच्छी। ठीक है, तो 10 मतलब कि काफ़ी लविंग एंड केयरिंग थी मैम, मतलब उनकी एज काफ़ी थी, कुछ और मत समझना, तो काफ़ी याद आती है मैम की। खैर कोई नहीं, आप लोगों को भी आती होगी अपने काफ़ी सारे स्कूल की मैम और सर की। तो खैर v = 13 मीटर पर सेकेंड। एक जैसे हमारे निखिल भाटिया सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, वही बड़ा अच्छा मतलब पढ़ाते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ है। ठीक है, वो मेरे लिए समझ लो कि मेरी मैथ्स जो है वीक हुआ करती थी, और वो सुबह सर्दियों में, इस टाइम की सर्दियों में मेरे लिए सर स्कूल में जल्दी आते थे। मैंने बोला था सर पढ़ना है तो आप ही से पढ़ना है, तो सर जल्दी आते थे एकदम। तो v = 13 मीटर पर सेकेंड, तो 13 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो उसको मिल जाएगी। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कर भला तो हो भला। क्या है? यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया। जैसे कि तुम एक इसको अगर एक्सपीरियंस करना है, अब इस रोड पे जाओ तुरंत, हैं किसी को गाली दे दो, फिर जो तुम्हें मिलेगा इन रिटर्न वो होगा आपका रिएक्शन। यानी आपने क्या किया? एक्शन, वो करेगा रिएक्शन। ठीक बेटा दरोगा, यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लिखनी दरोगा आपको से, है ना। वंदना मैम या फिर कोई भी मैम, वो अब मैम और सर से बात कर लेना अपना अलग से, है ना।
सत्यम सब की अपनी अपनी, मतलब क्या कोई मेल टीचर की याद नहीं आ रही तुम लोगों को है? चलो, तो एक्शन के लिए रिएक्शन मिलेगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बोट है, ठीक है, तो बोट में आप खड़े हुए, आप मतलब इसको धक्का दोगे तो आप आगे की तरफ जाओगे, सिंपल, ठीक है। मतलब आपको समझाता हूँ अभी, पहले समझ लो कि मतलब किस तरह से फिनोमेना वर्क करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये बलून है, ठीक है, बलून में क्या एकदम से हवा निकली, हवा निकलेगी तो हवा क्या करेगी, हवा नीचे की तरफ जा रही है तो एक एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ एकदम इलॉजिकल सा आपको लगेगा कि मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आप इस दीवार को धक्का दे रहे हो तो ये दीवार भी आपको धक्का दे रही है। आपको चीज़ इलॉजिकल लग रही होगी, लेकिन अभी आपको लॉजिकल समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि आपको ये मान लो दीवार है, ठीक है, आपको पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, आप ये खड़े रहो, ठीक है, आप इसको जोर से दीवार को पुश करो, उधर की तरफ पुश करोगे तो दीवार मूव नहीं कर पाएगी, तो दीवार इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, दीवार इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो आप गिर जाओगे, पीछे की तरफ वो मतलब चले जाओगे। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शनरी फोर्स लगाया। यानी कि ये बोलता है कि फोर्स जो हमेशा होता है, हमेशा रिएक्शनरी होता है। यानी कि आपने देखा होगा, ये तो सब पक्का सबने देखा होगा कि जब ये मान लो आप हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपने देखा होगा वीडियो, कंधे में रख के बुलेट फायर करता है कोई, तो पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग होती है किस तरह से एकदम उसका जो रिएक्शन है वो सह लो आप, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब आप ये एक तरह से बुलेट फायर करते हो, जब आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ आगे निकलती है। जिस स्पीड के साथ, ठीक है, जिस स्पीड के साथ एक तरह से वो बोल सकते हैं कि वो आगे निकलती है, जिस फोर्स, जो फोर्स लगाया गया उस पर, जिस फोर्स के साथ वो आगे निकली, वही फोर्स के साथ वो पीछे वो अप्लाई करेगी, जिस फोर्स की वजह से आप पीछे की तरफ लीन हो जाते हो। वही सेम फोर्स, वही सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा काम करता है। कौन? ये हमारा जो रॉकेट होता है। ये रॉकेट में जो ये फ्यूल भरा होता है, ये जो हॉट गैस भरी होती है, ये पीछे की तरफ निकलती है और ये इसको पुश करती है ऊपर की तरफ। तो बहुत भयंकर, अगर आपने कभी देखे हो इसरो वगैरह के मिशन जो एक्चुअल में किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, तो ये काफ़ी जोर का यहाँ से गैसेस का इजेक्शन होता है और वो उसको प्रोपेल करता है उस रॉकेट को मूव करने के लिए ऊपर के साइड में। इस पे वैसे एक और कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का संरक्षण। लेकिन पहले ये बताइए, ये तो चीज़ क्लियर हो गया होगा ना, तो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। सिंपल इस तरह से याद कर लो कि भाई कर भला तो हो भला, यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो है बस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो समराइज कर देता हूँ मैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, बस ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस ही, कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह से चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको लॉ बताया, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि सर जो मोशन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि आपकी पोजीशन पे चेंज हो जाए, ठीक है। मोशन ये है कि आपकी जो पोजीशन उस पर चेंज हो जाए। अब ये एक तरह के स्टेट है, एक तरह की अवस्था है। अवस्था दो तरह की हो सकती हैं, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, यानी कोई चीज़ रुकी हुई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और दूसरा है कि कोई चीज़ मोशन में, यानी वो चीज़ चल रही है, यानी कि वो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी है, कोई ना कोई वेलोसिटी उसमें है। अब हमने ये फिर पढ़ा कि मोशन क्यों हुआ, क्यों हुआ ये, तो ये हमने पढ़ा किसकी हुई, इसका एक जड़ है और वो है फोर्स, बल जिसको बोलते हैं। तो बल क्या क्या कर सकता है वो हमने पढ़ा कि बल किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, स्पीड अप कर सकता है, स्पीड डाउन कर सकता है, उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और ये सारा कुछ करते हुए, चलो वो छोड़ दो अभी, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन का गति का पहला नियम, जो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी जो चीज़ है उसमें एक अकड़ भरी होती है, ठीक है, वो अकड़ भरी होती है, फिर आलस भरा होता है, वो आलस को ही इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि उसके करंट स्टेट को इनर्शिया बोलते हैं, जिसको वो रेजिस्ट करना चाहता है। कोई, अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं उठना नहीं चाहता हूँ, भाई पानी ले आओ ना, ठीक है। अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो बैठना तो चाहता हूँ फिर ठीक है। तो मतलब जो कोई चीज़ें होती हैं वो अपना जो करंट स्टेट है उसको रेजिस्ट करती हैं, वो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखा। अब वो कितना रेजिस्ट कर पाएंगी वो उनके मास पे डिपेंड करेगा। दैट इज वाई इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि जड़त्व और द्रव्यमान का सीधा आपस में संबंध है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फिर हमने पढ़ा कि जो हमने चीज़ें देखी कि रेस्ट से मोशन में ला रहा है फोर्स, मोशन से रेस्ट में ला रहा है, स्पीड अप कर रहा है, स्पीड डाउन कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इन सारी केसेस में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का कितना क्या चेंज होगा उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि दो चीज़ें हैं, मास इंटू वेलोसिटी, और इसको हम बोल दिया मोमेंटम, यानी कि संवेग, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। और ये मोमेंटम का जो
चेंज का रेट है वही फोर्स है जो हमने फिर डिराइव किया था, F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हमने पूरा डिराइव किया था। और फिर मैंने देखा था फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होती है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जो अभी हमने पढ़ा कि कर भला तो हो भला, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप फोर्स लगाओगे, आप एकदम अपोजिट फोर्स आपको भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो भी मैंने बताया कि ये जो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम ये बोलता है कंजर्वेशन का कि पहले किसी सिस्टम का जो मोमेंटम था और बाद में है वो कंजर्व रहेगा। मतलब जैसे मान लो दो गेंदें हैं, ये m1 मास की और ये m2 मास की, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, ठीक है। जब मिली तो क्योंकि ये वेलोसिटी डिफरेंट थी, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड से थी, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से थी, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे से टकराई यानी कोलिजन हुआ तो दोनों की वेलोसिटी इधर इधर हो जाएगी। इमेजिन कर लो, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। कोई एक बॉल इधर से आ रही है, एक बॉल इधर से आ रही है, दोनों टकराई तो अपोजिट डायरेक्शन में अब इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं इसकी 15 हो गई और इसकी मान लेते हैं कि 12 हो गई, कुछ भी हो गई वेलोसिटी, ठीक है। मास तो सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा। और ये जो मैंने क्वांटिटीज लिखी ना, हो सकता है बिल्कुल गलत हो ये। क्यों? मास तो सर m1 उस पहले भी था, m1 अभी भी है, द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा, भार थोड़ी ना बदल जाएगा उसका एक तरह से। तो m2 था मास पहले और अभी भी उसका द्रव्यमान m2 ही रहेगा। चेंज किस में हुआ? वेलोसिटी का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1 होगा, इसका मोमेंटम m2 u2 होगा। जब मिले तो कुछ अलग वेलोसिटी अचीव कर लिए, तो अब क्या होगा, m1 v1, m1 अभी भी रहेगा लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो गई तो u1 नहीं v1 लिखेंगे, और m2 v2। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि m1 u1 प्लस m2 u2 को जोड़ दो, वो बराबर आएगा m1 v1 और m2 v2 के, यानी कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। पहले जो सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो कंजर्व, और अभी जो बाद में है वो भी वो सेम रहेगा, यानी कि कंजर्व रहेगा, यानी कि कहीं पर मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। इसको हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। जब हम आगे कल के लेक्चर में वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि जो फ्यूल, पहले ये रॉकेट है, इनिशियली फ्यूल अंदर भरा हुआ है, रॉकेट का कुछ मास है, फ्यूल का कुछ मास है, ठीक है। रॉकेट का कुछ मास और फ्यूल का कुछ मास और कुछ वेलोसिटी से जा रहे हैं। जब बहुत भयंकर से ऊपर और इजेक्शन होता है तो फ्यूल निकलता है, तो अब ये कोई एक वेलोसिटी अटेन कर लिया होगा और इसकी कोई एक अलग वेलोसिटी होगी। तो इनिशियली जो इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम था वो बराबर होगा इसका, इन दोनों का फिर बाद का जो कंबाइंड वाला मोमेंटम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग के संरक्षण पे जो आपका रॉकेट है वो चलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ काम करता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम करता है। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, कोई मस्ट नहीं है, न्यूमेरिकल आते नहीं, जैसे मैंने बताया आपके एग्जाम में अभी तक तो मैंने नहीं देखे। हाँ, बेसिक से तो आ सकता है कि भाई अगर मास दे दे, एक्सेलरेशन दे दे कि 20 मास है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, तो फोर्स निकाल दो। तो ये कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। अब ये देख थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये गर्ल है, ठीक है। अब गर्ल को हम जानते ही हैं, गर्ल्स जो होती हैं थोड़ा सा फिजिक्स के साथ दो हाथ करने में माहिर होती हैं। तो गर्ल है, मास 40 kg, ये जंप करती हैं विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इनटू अ स्टेशनरी कार्ट। मतलब स्टेशनरी कार्ट है, जंप कर गई। क्यों कर गई? गर्ल है भाई, और कोई ऑफेंड नहीं होगा, विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स, ठीक है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटेंडेड अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अज्यूम तो तुम बाद में करना, पहले ये करो, ठीक है। तो अज्यूम तुम छोड़ दो, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इतना आप दिमाग तब लगाते हो जब आप क्लास 11th 12th या फिर 10th के बाद होते हो, या फिर आपको आगे चीज़ें सीखनी होती है। हमें कोई मतलब इससे बड़ी फिजिक्स नहीं पढ़नी है। चलो, तो ये चीज़ करो, यानी कि एक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये कार्ट रखा हुआ है, ठीक है, कार्ट में पहिए लगे हुए हैं, मैडम जी हैं ये 40 किलो की, तो ये जंप कर गई इसमें, ठीक है। किस वेलोसिटी से जंप करी? 5 मीटर पर सेकंड से जंप करी। मैडम है, मैडम का भार 40 किलो का है और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कूद गई इसमें, ठीक। अब ये जो कार्ट का मास कितना है? कार्ट खुद 3 किलो का है, ठीक है। अब जब ये मैडम कूद गई तो मैडम इसमें बैठ गई होंगी, ठीक है, और ये चल दिया होगा। तो व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग? तो मैडम और कार्ट की कंबाइंड वेलोसिटी होगी ना अभी तो, क्योंकि मैडम कार्ट के अंदर बैठी हुई है अभी, ठीक। यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे कि मैडम, ये मान लेते हैं ये गर्ल का मास हो गया और उनका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u मान लेते हैं।
जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, क्या था ये, कार्ट है ना, तो कार्ट ले लेते हैं, इस कार्ट का मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी बराबर। अब मैडम जी और जो कार्ट हैं वो दोनों मिल गए एक दूसरे से, यानी इन दोनों का कंबाइंड मास होगा, और ये एक कंबाइंड वेलोसिटी से चलने लगे, ये u1 या u2 कर लेते हैं, ठीक। कार्ट तो स्टेशनरी था ना सर, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ था, कल पढ़े थे कि कहीं पे फ्री फॉल दे दे, फ्री फॉल या फिर स्टेशनरी दे दे, रुका हुआ, इसका मतलब ये होता है कि उसको जो प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। मैडम जी का मास 40 किलो था, वेलोसिटी मैडम की 5 थी, तो दी थी ना, 5 थी, ठीक है, 5 थी। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैडम जी का वेट, सॉरी मास कितना, 40। मास और वेट अलग होते हैं, कल वेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये कार्ट का कितना था, 3। किस वेलोसिटी से चलने लगे, वही तो पूछा है, कितना होगा 200, ये कितना है 43v, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 200/43, ठीक है, जो भी ये पॉइंट में आएगा। तो ये होगा आपका जो कंबाइंड पूरा उनका मैडम जी का और कार्ट का जो वेलोसिटी होगा, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 40 किलो ही तो रखा ना, कोई 40 रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, देन 40 + 3 किलो का कार्ट था, ठीक है। तो 200/43v ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम करेंगे जो एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको, ऑलराइट, बिल्कुल सही है सभी का, 200/43 सभी ने सही निकाला है। अब हम कर लें क्वेश्चंस, ठीक है, जो एसएससी ने पूछे हैं, तो न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे एसएससी ने, ठीक है। और एक चीज़ कि जो नोट्स बना रहा है वो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था शायद, कि जो मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेज लिखवाए थे आपके, उसमें थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, बिकॉज एक नया टाइप ऑफ फोर्स मुझे आपको अभी पढ़ाना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्या समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, बताइए जल्दी से। पुनीत धरती से क्या क्या हो गया पुनीत, ज़ीरो निकाल दिए थे क्या कुछ लोग, अच्छा। मैंने श्री बोल रही हैं कि पूछ रहे हैं जो भी हूँ, तो आपका बैच परचेज़ किया मैंने, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लासेस नहीं ली, मुझे लाइव क्लास लेनी चाहिए, पीछे का बैकलॉग कंप्लीट करना चाहिए। देखिए आप खुद से पूछिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज वैसे तो कोई लिंकेज नहीं है पॉलिटी और हिस्ट्री और फिजिक्स का आपस में, कि पॉलिटी हिस्ट्री आप नहीं समझ पाएंगे तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उससे स्टार्ट करिए, जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी क्यूरियोसिटी हो, पढ़ने में मज़ा आता हो आपको, जो फिजिक्स हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री फिजिक्स और पॉलिटी में चुन लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसी से स्टार्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तीनों मतलब ऐसे कोई रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ हिस्ट्री और पॉलिटी में तो थोड़ा मान भी सकते हैं कि जहाँ से हिस्ट्री खत्म होती है वहाँ से एक तरह से पॉलिटी शुरू होती है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कोई लिंकेज नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा था जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत वाले में तो कोई होता ही नहीं है, मस्कुलर फोर्स में होता है, MTS 2022, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मैग्नेटिक फोर्स में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब याद करिए मैंने आप ये चीज़ भी बताई थी आपको, क्वांटिफाई करता है ये फोर्स को या फिर मोशन को, एक तरह से क्वांटिफाई करने का काम करता है, ठीक है, कि कोई चीज़ कितने मोशन में आएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगाया गया है, यानी फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, यानी कि कितना कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स लगाया है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा, यानी कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम होगा ये। द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर का, डैश बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर के क्रम की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर। तो यहाँ पे 10⁻⁻16 मीटर का मतलब बहुत 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 छोटा फोर्स है ये, बहुत छोटा फोर्स है, यानी बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि सबसे अगर मैं वीक बात करूँ इनमें से तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर में न्यूक्लियर, उसमें से वीक को हम चुनेंगे क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है ये, ठीक है, काफ़ी वीक, काफ़ी लो फोर्स है ये। इफ़ टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, दो फोर्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग से वो कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा नेट फोर्स का, बताइए। तो बिल्कुल मनीष, राहुल, राजीव सबका सही है। मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है सर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, माइनस है ना तो डिफरेंस लेंगे उसका। बेसिक से क्वेश्चन है, देख रहे हैं, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द अप्लाइड फोर्स। तो भाई अगर मान लो कि आप चल रहे हो एकदम प्लेन रोड पे, ठीक है, प्लेन रोड पे एकदम चल रहे हो,
ठीक है, एक तो वो है। एक में मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, या फिर आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आप घर की जो फर्श होती है जिसमें खूब अच्छा मार्बल लगा हुआ है, उसमें एक तो चल रहे हो, ठीक है। उसमें चलना मतलब उस पर एक तरह से ज़्यादा फिसलन होती है कि रोड में ज़्यादा फिसलन होती है। आपके घर का में जो मार्बल लगा है वो उसमें, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है सर, इसलिए, ठीक है। वो रफ कम है, रफ कम है तो फ्रिक्शन कम है। तो यानी कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अपोज करता है मोशन को, तभी तो जो कोई चीज़ चलती हुई होती है वो रुक जाती है। हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो चल रही है, न्यूटन का गति का पहला नियम तो यही बोलता है कि कोई भी चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी हुई तो रुकी रहेगी, जब तक कि बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तो फिर क्यों कोई मान लेते हैं बॉल को हमने मतलब ऐसे उसको कुछ वेलोसिटी दी तो वो थोड़े टाइम बाद रुक क्यों जाती है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो फिर कैसे रुकी? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो भाई उसका स्टेट चेंज करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं, फोर्स यूज़ करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जल्दी से बताइए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी बल, रूढ़िवादी तो नहीं बोलेंगे इसको, संरक्षी बल बोलते हैं, ठीक है। संरक्षी बल बोलते हैं क्योंकि वही है ना, गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया जाता है इसको, तो मतलब गूगल ट्रांसलेट को तो समझते एकदम दिल पे ले लेता है एकदम ठीक है। तो संरक्षी बल की यहाँ पे विशेषता पूछी, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव संरक्षी बल बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, इसकी खासियत ये होती है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि जो किया हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ यानी कि जो कार्य किया गया है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे रास्ता कोई भी ले लो, ये यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे ले लो, ऐसे चले जाओ, सीधे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, सारे केसेस में 1 2 3 4 में वर्क डन सेम ही होगा। यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कि चाहे कोई सा भी पाथ ले लो, ये एक चीज। और यहां पे उल्टा हो जाएगा, दैट इज वर्क डन किया हुआ कार्य पाथ पे यानी कि रास्ते पे डिपेंड करेगा। वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो आपको याद रखनी है, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। तो जो सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस केस में क्लोज्ड पाथ है अगर, तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन इज जीरो इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ। देखिए इसको समझाने के लिए मुझे आपको 11th की फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो टाइप है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो पढ़ा रहा हूं, ये आपकी क्लास 9th या 10th में नहीं है, ठीक है। 11th में होता है, जहाँ पे वो सब आपके वेक्टर्स वगैरह काम करते हैं, आई वेक्टर, जेड वेक्टर, के वेक्टर, वो आपने पढ़े होंगे 11th में, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना छोटी सी चीज़ पढ़ने के लिए। याद कर लो कि भाई कंजर्वेटिव में जैसे कि ऐसे समझ लो, जो कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं, कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं ना, हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव पेरेंट्स और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे समझ लो कि वो, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पाथ से, कैसे आप पैसा कमाइए, कैसे आप करिए, कमाइए पैसे आप, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से मतलब नॉन कंजर्वेटिव टाइप होते हैं, तो समझ सकते हैं कि वो उनको मैटर करता है कि आप क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, किस पाथ से आप पैसा कमा रहे हैं, वो मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। और क्लोज्ड पाथ के केस में वर्क डन जीरो होता है। एग्जाम्पल सब देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो कंजर्वेटिव के फोर्स के केस में आप कहेंगे जैसे ग्रेविटेशनल, ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि मतलब जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट तो सबको पता चल गया ना भी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये तो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सब कंजर्वेटिव में आते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मतलब इसको बेसिक तुम डेफिनेशन मत बना लेना अपनी की कंजर्वेटिव, वो तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे इसमें एक स्प्रिंग फोर्स भी होता है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, लेकिन फिर भी इसका एक एग्जाम्पल है, तो एक्सेप्शन बस याद कर लो इसमें कि स्प्रिंग फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है बट फिर भी कंजर्वेटिव में आता है। वैसे तो इतना डीप में शायद नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन मुझे दिखाई, सीजीएल 2021 में पूछा गया था। तो ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ये सारे कैसे हैं, असंजक, यानी कि मतलब क्या बोलेंगे, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट है, यानी कि गैर संपर्क बल है, ठीक है। यहाँ पे संपर्क बल, फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, बस स्प्रिंग फोर्स एक एक्सेप्शन अपवाद है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं। वर्क डन बाई इट इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। वर्क डन बाय इट इन अ राउंड ट्रिप, कंजर्वेटिव पूछ रहा है। वर्क डन बाय डिपेंड्स अपॉन द पाथ,
तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ठीक है। तो वर्क डन बाय इट इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, ये तो जीरो होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था जीरो वर्क डन इज इन क्लोज पाथ, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ठीक है, बाई ऑप्शन एलिमिनेशन। एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, एनर्जी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 10th नंबर का, द फोर्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी ऑन एवरी किलोग्राम इज अबाउट, तो हर किलोग्राम पे कितना फोर्स लगता है, बताइए। व्हाट विल ज्योग्राफी, क्या कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, डिफरेंस नहीं है तो क्या आएगा, टू फोर्सेस। तो डिफरेंस ही तो आएगा, इसमें क्या कुछ डाउट है क्या, या फिर कुछ भी ऐसे लिख देते हो। चलो क्वेश्चन क्या 8th में बी, वर्क डन बाई 10 राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, जीरो होता है भाई कंजर्वेटिव के केस में, वर्क डन जो होता है क्लोज्ड पाथ में वो जीरो होता है, ठीक है, क्लियर। चलो तो अभी आते हैं, द फोर्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी ऑन एवरी किलोग्राम इज अबाउट, तो प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि यहाँ पे जी का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, एफ इज इक्वल टू एम जी, और जी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की, जो हम कल पढ़ेंगे, तो कल यही टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटी और जो ये वर्क होता है वही चीज़ें हम कल पढ़ने वाले हैं, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चीज़ को कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन त्वरण की होती है, तभी तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो 9.8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया तो समझाना, मुझे समझाना था ही नहीं इस क्वेश्चन को, तो मुझे रटवाना था। मैंने आपको बताया नहीं कि ये समझाने के लिए मुझे 11th 12th की उसमें जाना पड़ेगा फिजिक्स में, जो आई वेक्टर जे वेक्टर अगर आपको आते हो तो फिर मैं समझा दूँ, आई वेक्टर जे वेक्टर किस तरह से वो, उसमें फिर डेरिवेशन मुझे दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट में आप कोई भी पाथ लो उसमें वर्क डन जीरो होता है। हर चीज़ समझनी क्यों है, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 11th 12th की फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसको हम रफली क्या ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एवरी किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का उसका मास है, तो यानी कि 10 न्यूटन इसमें फोर्स लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या है, यानी एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यानी कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन फोर्स क्या होता है, तो टेंशन फोर्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, ठीक है, आप ये रस्सी यहाँ पे बंधी हुई, आप रस्सी पे लटक रहे हो, ठीक है, रस्सी पे आप लटक रहे हो, तो रस्सी पे जो है आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन लगती है, टेंशन की वजह से वो टूट जाती है, तो टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से आ रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे सही आंसर होगा, विच इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12th, once a satellite has been launched into orbit the only force governing its motion is the force of, यानी कि एक बार जब किसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उसकी जो गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है, ग्रेविटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, फ्रिक्शन होता है, फिर फ्यूल ड्राइव। तो कल भी आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि जब कोई मान लो कि सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और उसी से एस्केप हो जाता है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये चीज़ आपका अगेन 9th and 10th में नहीं है, ये 11th वगैरह हम पढ़ते हो, 11th में ही आई थिंक, हाँ, एस्केप वेलोसिटी। वो कल भी हम लोग चीज़ देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कि किसी भी चीज़ को हम इतनी मतलब उससे वेलोसिटी से फेंक दें कि वो मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एकदम एस्केप कर जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और कोई बताना चाहेगा एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ये होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इस स्पीड से अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक देंगे तो वो एकदम स्पेस में चली जाएगी। द गिवन इक्वेशन डिस्क्राइब्स द डैश रिलेशन, ये इक्वेशन हमने आज के लेक्चर में नहीं कल के लेक्चर में देखी है। तो देखते हैं कि भाई आप लोगों ने कितना चीज़ें रिविजन किया और आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो हम लोगों ने कल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। कल हम लोगों ने उत्सव पढ़ा था, एक तरह से उत्सव, तो मतलब उत्सव का मतलब है UTSAV के साथ हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी। V = U + AT, दूसरी हमारी ये थी
पहली ये थी और तीसरी क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हमारी तीसरी वो थी। अब यहाँ पे s क्या था, s था हमारा डिस्टेंस, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ u क्या था, इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। t क्या था, t टाइम था। s क्या था, s डिस्टेंस का वर्ड था, s वॉज डिस्टेंस। a क्या था, एक्सेलरेशन था। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी यानी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय, दूरी, त्वरण और अंतिम वेग, ये था। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये प्रारंभिक वेग है, ये टाइम है, ये त्वरण है। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम को ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम को, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आपका कि डिस्टेंस टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम को दिखा रहा है ये जो रिलेशन है यहाँ पे आपका, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 15, 1795 समय या समय कवर किया है कितने टाइम में, कितना 1785 में। तो भी थोड़ा 1785 भी फोकस कर लेना, सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब ईयर देख के कुछ नाम पूछ लिया, फिर नाम देख के ईयर पूछ लिया। जैसे कि ये पूछ लिया कि भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे कि पूछ लेता 1865 ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था। अभी तो हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो पिछले बैच वाले उन लोगों ने पढ़ी है कि 1865 में मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, तो आंसर होगा न्यूलैंड। फिर पूछेगा कि न्यूलैंड ने कब दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो 1865, ऐसे भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बात पे पिछले बैच वाले बताएंगे, अभी वाले ने तो पढ़ी नहीं है कि किसको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब दी थी उन्होंने, कब पब्लिश हुई थी वो चीज़। तो ये इसका आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, जिनको हम शॉर्ट में कूलॉम बोलते हैं, और इन्हीं ने जो लॉ दिया था उसको कूलॉम लॉ बोलते हैं। जब कल मैं ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाऊंगा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। कूलॉम लॉ भी कल मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, जो कि होता है इस तरह से, फोर्स ये होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो लग रहा हो फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये तो होता है ना K Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फोर्स होता है आपका। तो K जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, यानी कि वो चीज़ हम कल देखेंगे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसकी जो एसआई यूनिट है उसको कूलॉम भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट कूलॉम इसीलिए होती है। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम हेनरी मॉजले को बोलते हैं, जिन्होंने 1913 में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एज। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं जो किसी एक्सिस में किसी चीज़ का रोटेशन करवा दे। अभी हम पढ़ रहे थे किसी की स्पीड ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, घूम रही है चीज़, घूम रही, घुमा भी देता है फोर्स। और उस ऐसे फोर्स को जो चीज़ घुमा देता है, जैसे कि बॉटल है, ठीक है, बॉटल का जो कैप है उसमें आप फोर्स लगाते हो ना, लेकिन फोर्स से चला तो नहीं रहे हो, मोशन एक तरह से उतना तो नहीं, कोई वो तो नहीं हो रहा है, इसमें आप घुमा रहे हो चीज़ को, हो रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं टॉर्क, जिसको आपने सुना, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ है ना, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है कि फोर्स इनटू, ये जो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस, कि कितनी दूर एक्सिस से आप वो लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो एक्सिस है उससे मतलब कितना पास या दूर में फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस इसकी ये है और एक्सिस से कितना दूर या फिर आप पास में फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्लियर है, तो फोर्स इनटू वो एक तरह से डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है आपका एक्सिस से। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच, बस ये आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन। तो जड़ता यानी जड़त्व का जो नियम है वो किस गति के किस नियम से संबंधित है। जीरोथ लॉ ऑफ मोशन तो होता ही नहीं कोई लॉ ऑफ मोशन। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो हमने देखा था कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने करंट स्टेट को रेजिस्ट करती है, और वो कितनी बढ़िया तरीके से रेजिस्ट करेगी वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसके इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स करंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ बॉडी। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप किस लॉ का यूज कर रहे थे, रिकॉल करिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। पहले में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बस पहले में तो इनर्शिया के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और तीसरे में हमने पढ़ा कि कर भला तो हो भला, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स मतलब फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा ना तीसरे वाले में भी,
फॉर्मूला किसमें पढ़ा? सेकंड वाले में पढ़ा ना, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्सेज ऑन अ बॉडी? न्यूटन की गति के निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किसी पिंड पर प्रतिक्रिया बलों का निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है? वही रिएक्शनरी फोर्सेस किसमें पढ़े हम लोगों ने? रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. हर क्रिया के लिए समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो प्रतिक्रिया होती है. कौन सा लॉ था? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, ऑप्शन नंबर डी, जिसपे कि हमारा रॉकेट चल रहा था, हमारी बोट चल रही थी. ठीक है, बोट भी तो इसी, मान लो ये बोट है, नाव है, नाव में क्या करते हैं? ऐसे 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 करते हैं ना, तैरते हैं तो क्या करते हैं? पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, पीछे की तरफ पानी ढकेलते हैं, तो वो पानी हमें पीछे आगे की तरफ ढकेलता है वो. ठीक है, यही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक ये क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो. विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होगा? नहीं होगा. क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको हम पता है ये भी लिख सकते हैं dp अपॉन dt. अगर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा ना dq अपॉन dt लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप में से तो कुछ लोगों को आ गया होगा, ये एक्चुअली में d अपॉन dt जो है चेंज को दिखाता है. किसके चेंज को? मोमेंटम के चेंज को. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स. dp अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, रटना चाहते हो तो रट सकते हो. ठीक है, dp अपॉन dt. अभी भी क्वेश्चन है, अच्छा मतलब लास्ट ही चलो है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बैलेंस्ड फोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन संतुलित बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है आपसे. इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इट्स स्टेशनरी पोजीशन. यानी कि जो नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दे ही दिया, खुद ही उसने दे दिया बैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि एफ नेट कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा. बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी. किसमें थी? स्टेशनरी थी ना, तो स्टेशनरी रहेगी. सही है. If a number of balanced forces act on a body is in uniform motion, the body continues to be in a state of uniform motion. Again balanced force है, तो बॉडी जिस स्पीड से चल रही थी उसी से चलती रहेगी. यानी कि यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है समान गति और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है असमान गति. तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर 2 सेकंड में कोई गाड़ी 5 मीटर कवर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड फिर 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, यानी कि इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 6 मीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज असमान गति. ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो चलता रहेगा. बैलेंस्ड फोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, ओके, और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, देयरफॉर दे कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. हैं? बिल्कुल गलत. क्यों? ये है. ठीक है, अब जब मनोज वाजपेयी ने जब गाल दबाया था, ठीक है, तो इधर से भी इधर से बल लगा, इधर से बल लगा, बैलेंस कर दिया फोर्सेस को. मोशन हुआ था क्या मुंह में? ना, शेप, साइज चेंज हुआ था, शेप चेंज हुआ था. और ये बोल रहा शेप चेंज होता ही नहीं है. गलत हो गया. ठीक, और लेक्चर भी खत्म हो गया. ठीक.